Hello everyone, welcome to our channel Excellence Learning Pathway. In this video, we are going to be doing System and Societies, Unit 4 of Class 10th, Climate Change Movement in the World. अभी तक हम क्लाइमेट चेंज का इंट्रोडक्शन, उसके इफ़ेक्ट्स और क्लाइमेट चेंज के साथ इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स पढ़ चुके हैं. इन दिस यूनिट हम क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो मूवमेंट्स हुए थे वर्ल्ड के अंदर टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, वो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज. हमें पता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड कुछ नेचुरल फिनोमिना होते हैं जो क्लाइमेट चेंज को कॉज करते हैं. ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स रिलीज ग्रीन हाउस गैसेज मेनली CO2 विच ट्रैप हीट एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग. पिछले यूनिट्स में हमने बिल्कुल अच्छी तरह देख लिया है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं वो किस तरीके से हीट को ट्रैप करती है हमारे एटमॉस्फेयर पे और अफेक्ट करती है हमारे नेचर को. Then एक पॉइंट है, since 1850 each decade has been warmer than the previous one. 1850 से हर एक ईयर जो बढ़ता जा रहा है उसके साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है एज प्रीवियस वन. अगर जो 2020 में टेम्परेचर है 2019 से ज़्यादा है. 2019 में जो टेम्परेचर था वो 2018 से ज़्यादा है. तो इस तरीके से हर एक ईयर वाइज जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है और जो अर्थ है वो वार्मर होती जा रही है. द डिकेड 2011 to 2020 was the hottest on record due to increasing GHG emission. इन ईयर्स के टाइम पीरियड में जो अर्थ थी उसने एक हॉटेस्ट रिकॉर्ड बनाया है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस का राइज होना. साइंटिफिक रिसर्च आइडेंटिफाइड CO2 एज अ मेजर कॉज ऑफ वार्मिंग. और जो साइंटिफिक रिसर्च है उसने आइडेंटिफाई किया है कि जो मेजर कॉज है, सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट कर रहा है वार्मिंग के लिए वो रोल प्ले कर रहा है हमारा CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड. Then a further research in 1980s confirmed that role of human activities in climate change. आगे जैसे जैसे इसमें और रिसर्च बढ़ती गई क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड तो पता चलता रहा कि जो क्लाइमेट चेंज है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण अफेक्ट हो रहा है. देन 1990 में क्लाइमेट चेंज इस टॉपिक को पॉलिटिशियंस, इकोनॉमिस्ट एंड मीडिया ने अटेंशन में लिया. सम डिनाइड ह्यूमन एनरोलमेंट लीडिंग टू डिबेट्स ऑन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. हमने देखा कि जो अब रिसर्च है वो फाइंड कर रही है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज के लिए. बट कुछ लोग इस चीज़ से डिनाई करते हैं एंड कहते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है उसमें ह्यूमन की कोई इन्रोलमेंट नहीं है जिसके कारण डिबेट्स हो रही हैं. तो एक बार उस डिबेट के बारे में भी जान लेते हैं. देयर आर टू मेजर व्यू पॉइंट्स. दो मेजर व्यू पॉइंट्स हैं. एक कि जो क्लाइमेट चेंज है वो ह्यूमन कॉज्ड है, मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें मेन रोल जो प्ले कर रहा है वो ह्यूमंस कर रहे हैं. और सेकेंड व्यू पॉइंट है कि पूरा ही नेचुरल कॉज है, ह्यूमन इनरोलमेंट इस चीज़ में कुछ भी नहीं है. इसके अलावा एक और व्यू पॉइंट है कि कुछ लोग मानते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज है वो एक मिथ है और ये कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा हमारी रियल लाइफ को. अदर क्लेम्स क्लाइमेट चेंज इज़ अ मिथ एंड नॉट अ रियल क्राइसिस, उसे हार्मफुल नहीं समझते हैं. अब एक बार इनको पढ़ लेते हैं. Scientists argue that human activities like burning fossil fuels, deforestation. अभी जो burning fossil fuels है and deforestation है, deforestation से जैसे जो trees हैं वो कट हो रहे हैं एंड जो land है वो expose हो जा रही है towards the sun, जिससे कि जो land है वो ज़्यादा जल्दी warmer हो रही है. ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा deforestation है वो भी हमारा climate change में affect करता है. Are the main reason for global warming. Greenhouse gases trap heat leading to rising temperature and climate shifts. Computer models from the 1990s confirmed this. Human जो cause है इसको confirm करने के लिए 1990 में कंप्यूटर मॉडल्स आए जिन्होंने ये चीज़ confirm करी कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट को अफेक्ट कर रही हैं. Then natural causes के लिए क्या व्यू पॉइंट्स हैं. Some believe that natural factors like solar activity, Earth's orbit changes आर रिस्पॉन्सिबल. जो ये नेचुरल प्रोसेसेस हैं यही चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द चेंज ऑफ क्लाइमेट. अर्लियर स्टडीज़ 1970s सजेस्ट aerosols
could cool the planet instead of warming it. बिकॉज हमें पता है कि जो एरोसॉल्स हैं वो एटमॉस्फेयर को कूलर भी बना सकते हैं और वार्मर भी बना सकते हैं. ये डिपेंड करता है उनकी कॉम्पोजिशन पर. इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज अवेयरनेस. जो क्लाइमेट चेंज की अवेयरनेस किस तरीके से डेवलप हुई, कैसे किस तरीके से सोसाइटी को पता चला इस टॉपिक के बारे में, उसको समझते हैं. इन 14th century BCE एंशियंट फिलोसफर्स ऑब्जर्व क्लाइमेट वेरिएशंस. क्लाइमेट के अंदर चेंजेस 14th century में एंशियंट फिलोसफर्स ने ऑब्जर्व किए. देन 1969 में नाटो, दिस इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जिसने एक ट्रीटी पास की जिसमें एड्रेस किया गया क्लाइमेट चेंज को एंड फोकस करा गया इश्यूज लाइक एसिड रेन एंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट. देन 1970 में सम साइंटिस्ट फियर्ड अ ग्लोबल कूलिंग ड्यू टू इंक्रीज्ड एरोसॉल्स. अगर एरोसॉल्स जो सनलाइट है या फिर हीट है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इट लीड्स टू कूलर द एटमॉस्फेयर, और अगर वो उसे ऑब्जर्व कर रहा है तो इट लीड्स टू वार्मर द एटमॉस्फेयर. ठीक है. देन इन 1980s and 1990s consensus grew that warming was the real issue and was mainly caused by humans. 1980s and 1990s में ऐसा माना जाने लगा दैट कि जो मेन कॉज है क्लाइमेट चेंज का वो टेम्परेचर का बढ़ना है, वार्मिंग है रियल इशू. और ये वार्मिंग क्यों हो रही है, टेम्परेचर राइज क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ह्यूमंस. देन 1990s में कंप्यूटर मॉडल्स आए जिन्होंने कंफर्म किया कि जो ये क्लाइमेट चेंज है उसमें मेन रोल ह्यूमंस प्ले कर रहे हैं. एंड जो GHG गैस एमिशन है ये क्लाइमेट चेंज के बिहाइंड एक रोल प्ले कर रही है. ग्रीन हाउस गैस एमिशंस भी ह्यूमंस ही करें, लाइक बर्निंग द फॉसिल फ्यूल्स, डिफॉरेस्टेशन एट्सेट्रा. इसके बाद हमें अग्रवाल और नारायण, दो इन्वायरमेंटलिस्ट थे फ्रॉम इंडिया, उनका कंट्रीब्यूशन बताया गया है. दे बोथ हैव मेड अ रिपोर्ट नेम्ड ग्लोबल वार्मिंग इन एन अनइक्वल वर्ल्ड, एंड इसके अंदर दे क्लेम्ड दैट इंडिया वाज अ मेजर एमिटर. जो इंडिया है वो क्लाइमेट चेंज के लिए ग्रीन हाउस गैस का मेजर एमिटर है. हाईलाइटेड दैट डेवलप्ड नेशन लाइक USA एंड चाइना emit far more CO2 than developing countries. उन्होंने ये भी बताया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज एमिट कर रही है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़. इसी कारण जो पुअर नेशंस है वो ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं क्लाइमेट हैज़ार्ड से, बिकॉज उनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो उससे ओवरकम कर सके डिस्पाइट कंट्रीब्यूटिंग द लीस्ट. जो पुअर नेशंस है, डेवलपिंग नेशंस हैं, वो नेशंस बहुत ही कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज में, बट बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं इस चीज़ से. पर कैपिटा CO2 एमिशन, पर कैपिटा हम कह सकते हैं पर इंडिविजुअल CO2 एमिशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़ में पर इंडिविजुअल जो CO2 एमिशन है वो इक्वल है ओनली 9% ऑफ द वर्ल्ड एवरेज. वो वर्ल्ड एवरेज के सिर्फ 9% है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज़ रोल इन ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स. ग्लोबल क्लाइमेट एग्रीमेंट्स में यहाँ पर हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे हैंडआउट में. फर्स्ट है COP1 विच वॉज हेल्ड इन 1995 एंड एक 2003 का दे रखा है. COP1 में प्रपोज करा गया था 20% ऑफ एमिशन रिडक्शन फॉर डेवलप्ड नेशन, एंड 2003 में इंडिया एम्ब्रेस्ड क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM. नाउ CDM क्या है? जो CDM है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ये अलाउ करता है डेवलप्ड कंट्रीज़ को टू इन्वेस्ट इन एमिशन रिड्यूसिंग प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज़. जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनमें इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जिससे कि दे ऑल्सो अर्न कार्बन क्रेडिट्स टू मीट द ओन एमिशन रिडक्शन टारगेट. तो ये उनके भी एमिशन रिडक्शन टारगेट में हेल्प करता है. इंडिया बिकमिंग द सेकेंड लार्जेस्ट CDM होस्ट. अभी हमने यहाँ पर देखा कोप. अब ये कोप क्या है ये समझते हैं. व्हाट इज कोप? फुल फॉर्म ऑफ दिस इज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज. COP is a global climate summit organized by the UN to address climate change. जो COP है वो एक summit है which is organized by UN
टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज रिलेटेड टॉपिक्स। जो फर्स्ट कोप थी वो 1995 में हेल्ड हुई थी, जो हमने भी ऊपर पढ़ा, इन जर्मनी। इट सर्व्स एज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर UNFCCC, और ये UNFCCC के लिए एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी भी रही है। यहाँ पर हमें कुछ ग्लोबल क्लाइमेट समिट्स बता रखी हैं एंड उनकी अचीवमेंट्स बता रखी हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ दे रखा है 1992 UNFCC। इन 1992 जो UNFCC है वो इस्टेब्लिश हुआ था, एंड इन द स्टार्टिंग इसको 166 नेशन ने साइन किया था, एंड नाउ इट्स 197 आई थिंक सो, एंड इट क्रिएटेड एजेंडा 21 फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर सारी के सारी समिट्स दिखा रखी है और उनकी अचीवमेंट दिखा रखी है, सो यू कैन हैव नोट्स फ्रॉम हेयर, ओके ना। इसके बाद हमें यहाँ पर हमें इम्पॉर्टेंट कोप समिट्स दिखा रखी हैं, उनका वेन्यू दिखा रखा है, कहाँ पर कंडक्ट हुई थी, किस टाइम पर कंडक्ट हुई थी, एंड उनका एम क्या था और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या थे, वो यहाँ पर आप लोगों को गिवन है। अब हमारा इस यूनिट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ गया है क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसको 2005 में रेटिफाइड किया गया था। रेटिफाइड मीन्स फॉर्मल कंसल्ट मिल गई थी। एंड जो क्योटो प्रोटोकॉल था इट हैज़ 2 पीरियड्स फ्रॉम 1997 टू 2020। इस टाइम पीरियड में इसके 2 पीरियड्स थे। नाउ पेरिस एग्रीमेंट साइन 2016 में हुआ था विद न्यू कमिटमेंट्स ड्यू एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल में इस पेरिस एग्रीमेंट में कुछ नई चीज़ें ऐड की जाती हैं। देन है क्योटो प्रोटोकॉल प्राइमरीली टारगेटेड इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस एज दे वर कंसीडर्ड द प्राइमरी एमिटर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। जो क्योटो प्रोटोकॉल था उसका प्राइमरी टारगेट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस थे, बिकॉज जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री से ही एमिट होती हैं। डेवलपिंग नेशंस वर एक्सटेंड फ्रॉम द क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल था ये सिर्फ और सिर्फ डेवलप्ड नेशंस पे टारगेट करता था, एंड डेवलपिंग नेशंस पर इसका टारगेट नहीं था। डेवलपिंग नेशंस एग्जेम्प्ट कर रखे थे। बट जो पेरिस एग्रीमेंट है वो बोथ डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन की रिक्वायरमेंट रखता है टू रिड्यूस देयर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। वो दोनों पे ध्यान देता है पेरिस एग्रीमेंट। देन द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल वॉज टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज टू 5.2% बिलो प्री 1990 लेवल्स। जो 1990 में लेवल था ग्रीन हाउस गैसेस का उससे 5.2% कम रिड्यूस करना था। ये ऑब्जेक्टिव था क्योटो प्रोटोकॉल का। एंड पेरिस एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर फ्रॉम राइजिंग मोर देन 2 सेल्सियस अबाउट द प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। जो टेम्परेचर इंडस्ट्रियल लेवल का है उससे 2% से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर को। तो पेरिस एग्रीमेंट का यही ऑब्जेक्टिव था कि जो इंडस्ट्रियल लेवल्स है उससे 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा जो एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर है उसको ना बढ़ने देना एंड प्रिवेंट करना। नेक्स्ट जो क्योटो प्रोटोकॉल है वॉज एम्ड ओनली 6 मेजर ग्रीन हाउस गैसेज। जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसका मेन एम 6 ग्रीन हाउस गैसेज थी, सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, HFCs, PFCs एंड नाइट्रस ऑक्साइड। जो क्योटो प्रोटोकॉल था वो सिर्फ इन 6 की ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने का एम रखता था। बट जो पेरिस एग्रीमेंट है फोकस करता है ऑन रिड्यूसिंग ऑल एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस। एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी गैसेस हो गई जिसमें ह्यूमंस इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उन ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट होने में। सो दिस वाज आवर क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट इन दिस टेबल। अब इससे अलग कुछ पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। व्हाट आर द की पॉइंट्स ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल? जो क्योटो प्रोटोकॉल है इट अलाउज कंट्रीज कैन बाय और सेल एमिशन। जो कंट्रीज़ है वो एमिशन को बाय भी कर सकती है और सेल भी कर सकती है। देन है 3 मार्केट मैकेनिज्म्स। 3 मार्केट मैकेनिज्म थे, IET, CDM एंड JI। अब ये क्या है?
IET जो है वो अलाउ करता है ट्रेड एमिशंस अमंग कंट्रीज़, जो कि हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। देन CDM हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, बट देन ऑल्सो वापस बता देती हूँ। इसमें जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो फंड देते हैं टू डेवलपिंग कंट्रीज़ फॉर क्लीन प्रोजेक्ट्स। देन JI, इसमें क्या होता है कि जो देखो इसमें जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड देते हैं, ठीक है। एंड इन JI जो डेवलप्ड नेशन है वो डेवलप्ड नेशन के में ही इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जो डेवलप्ड नेशन है दे इन्वेस्ट इन एमिशन रिडक्शन इन डेवलप्ड कंट्रीज़। इसमें फंड दिया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को बाय डेवलप्ड कंट्रीज़, और इसमें इन्वेस्ट करते हैं टू रिड्यूस एमिशन ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़ बाय द डेवलप्ड कंट्रीज़। देन इसके बाद है एनकरेजेस क्लीन टेक्नोलॉजी। जो क्योटो प्रोटोकॉल है इट सपोर्ट्स मॉडर्न इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर and business contribute to reducing emissions, focus on cost effective emission cuts worldwide. Now monitoring emission targets and Doha Agreement Kyoto Protocol. अब जो दोहा एग्रीमेंट है क्योटो प्रोटोकॉल में ही दोहा एग्रीमेंट साइन हुआ था। क्योटो प्रोटोकॉल मॉनिटरिंग सिस्टम इंश्योर्स जो क्योटो प्रोटोकॉल है इट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड कॉम्प्लायंस। कंट्रीज मस्ट ट्रैक एंड रिपोर्ट एमिशंस एक्यूरेटली। जो क्योटो प्रोटोकॉल है इट गिव्स अ टास्क टू कंट्रीज़ की जो वो अपने जो एमिशंस हो रही हैं उनकी कंट्री में उसको ट्रैक कर सके, उसका रिपोर्ट बना सके, एक्यूरेट होनी चाहिए और वो रिपोर्ट। इसके बाद हमें यहाँ पर जॉन स्वायर्स प्रोडक्शन दिखा रखी है ऑफ 1972। दे फोरकास्टेड ऑफ 25% CO2 इंक्रीज बाय 2000। उन्होंने कहा था कि जो 2000 तक है एंड ऑफ 19th सेंचुरी जो CO2 है वो 25% तक इंक्रीज हो जाएगी, लीडिंग टू अ 0.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज, जो कि लीड करेगा इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर राइज ऑफ टेम्परेचर बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस। अब दोहा अमेंडमेंट 2012 देखते हैं। इट वॉज सेकेंड कमिटमेंट पीरियड 2013 to 2020 विथ अपडेटेड ऑब्लिगेशंस। इसके अंदर अपडेटेड ऑब्लिगेशंस थी। GHG लिस्ट रिवाइज्ड फॉर मोर प्रिसाइज रिपोर्टिंग, लीगल एडजस्टमेंट मेड टू रिफ्लेक्ट न्यू कमिटमेंट्स, रिक्वायर्ड 144 रेटिफिकेशंस बिकम इफेक्टिव ऑन December 31, 2020। अब इसमें एमिशन रिडक्शन कमिटमेंट्स क्या थी इन फर्स्ट पीरियड ऑफ जो था 2008 से 2012 तक, और सेकेंड पीरियड था 2013 से 2020 तक। इन फर्स्ट पीरियड 37 नेशंस ने प्लेज किया अ 5% ग्रीन हाउस कट फ्रॉम 1990 लेवल्स। 1990 के टाइम पे जो लेवल है उससे 5% GHG कट कम करनी है। सेकेंड पीरियड में कंट्रीज एम्ड फॉर एन 18% रिडक्शन, और सेकेंड पीरियड में उनका एम बढ़ गया एंड दे रीच टू 18% रिडक्शन। हमने क्योटो प्रोटोकॉल पूरा पढ़ लिया है। अब हमारा आ जाता है पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट की ग्लोबल कमिटमेंट क्या थी? अ लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट अडॉप्टेड एट COP21। COP21 में हमारा जो पेरिस एग्रीमेंट है उसे अडॉप्ट किया गया था टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। इसका ऑब्जेक्टिव था लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, आइडियली 1.5 डिग्री सेल्सियस अबाउट प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद है नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस NDCs। इसमें क्या था? इट सेज दैट ईच कंट्री सेट्स कार्बन एमिशन रिडक्शन टारगेट्स। हर एक कंट्री अपना कुछ कार्बन रिडक्शन टारगेट रखेगी एंड रिव्यूड एवरी 5 years टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड एनहेंस कमिटमेंट्स। जो चीज़ ये हमने पहले भी देखा है कि जो पेरिस एग्रीमेंट है ये हर 5 years के इंटरवल में अमेंडमेंट्स करता है अपने एग्रीमेंट के अंदर टू ट्रैक प्रोग्रेस एंड एनहेंस कमिटमेंट्स। इसके बाद है फंडिंग एंड क्लाइमेट एक्शन, सिक्योर्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर क्लाइमेट एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन,
फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन टू स्लो क्लाइमेट चेंज। ये फाइनेंस को भी, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करता है टू कंट्रीज रीच देयर एम, एंड फोकस करता है कि जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम हो सके, जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज है स्लो डाउन हो सके। इसके बाद हम कुछ क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने अपनी तरफ से कुछ कदम उठाए टू रिड्यूस, टू कॉम्बैट फ्रॉम दिस इशू। पहला है ग्रेटा थनबर्ग। She was a Swedish activist, founder of Fridays for Future, mobilizing youth for climate action. इसके बाद है कोर्चा कोरन वोराकॉम, जो he was a Thai landscape architect designing climate resilient urban spaces. जो ये आदमी है, he was an architect, और इसने डिज़ाइन करने शुरू करे ऐसे अर्बन स्पेसेस जो कि क्लाइमेट रेजिलिएंट हो। इसके बाद सुंदरलाल बहुगुणा, ही इज़ वेरी फेमस। जो चिपको मूवमेंट हुआ था इंडिया के अंदर, ही वॉज द लीडर ऑफ दैट मूवमेंट एंड प्रमोटिंग फॉरेस्ट कंजर्वेशन। इस तरीके से यहाँ पर और इन्वायरमेंट्स के बारे में बता रखा है। देन हमारे इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ एंड क्लाइमेट एक्शन जो इन कमिटीज़ ने लिए हैं उसके बारे में बता रखा है। सबसे पहले इंडिजीनियस पीपल कौन होते हैं? इंडिजीनियस पीपल होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर जगह के नेटिव्स होते जो नेटिव्स होते हैं। एंड तो इंडिजीनियस कमिटीज़ वो कमिटी जहाँ पर नेटिव, जो कमिटी है एक नेटिव्स की। इंडिजीनियस ग्रुप्स आर हाईली वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज ड्यू टू देयर डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एंड जियोग्राफिकल एक्सपोजर। दे आर mainly dependent on natural resources and geographical exposure. So इसीलिए जो climate change है वो उनकी lives को affect कर रहा है, जिसके कारण वो उन्हें actions लेने पड़ रहे हैं towards this issue. They play a crucial role in biodiversity conservation, sustainable agriculture and ecosystem management. वो एक crucial role play करते हैं biodiversity conservation में, sustainable agriculture practices में and ecosystem management में। Climate smart agriculture, blending traditional and modern techniques help mitigate climate effects. In developed countries हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर modern techniques यूज़ हो रही हैं जो कि ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारे क्लाइमेट को, लेकिन जो इंडिजीनियस पीपल्स हैं वो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर करते हैं। वो ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स को दोनों को ब्लेंड करते हैं, जो कि हेल्प करता है उन्हें मिटिगेट करने में क्लाइमेट इफेक्ट्स को। Indigenous land like Brazilian forests show significantly lower deforestation rates. तो यहीं पर हमारी यूनिट ख़त्म होती है। यूनिट 4 में हमारा सिर्फ इतना ही था। अगर किसी भी चीज़ में आपको कोई भी डाउट है so you can freely ask in the comment section. I hope you understand each and everything and you like this video. Thank you so much for watching.